ग्रेविटेशनल क्लास फील्ड अगर याद क्या है है मोनोलिथिक अपने माइक ऑफ कर लो, सब माइक सब ऑफ रखो। मेरा माइक ऑफ रखो सब। देखिए एक पॉइंट मास, सपोज ये पॉइंट मास है m, इसकी वजह से हमने पॉइंट p, पहले सबसे पहले जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना हो ना, वहां एक पोजिशन वेक्टर ज्वाइन करो। ये पोजिशन वेक्टर है रिस्पेक्ट टू दिस मास, इसका रेफरेंस ये रहता है, तो उसको हमने लिखा r। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट p इज g m by डिस्टेंस का स्क्वायर, और इंटेंसिटी जो है उसकी ड्यूरेशन पोजिशन वेक्टर के रिवर्स होती है, तो r कैप विद नेगेटिव साइन। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। एक हमने पढ़ा था कि प्लैनेट्स और स्टार्स की वजह से बात करें तो प्लैनेट और स्टार्स के केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है उसी को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है अर्थ का रेडियस सपोज ये r है, और इससे किसी पॉइंट सपोज p यहाँ पर ये p एट ए डिस्टेंस h या d। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये सरफेस से इसका डिस्टेंस d है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p इज g मास ऑफ अर्थ सपोज m और डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहाँ से लेना है, स्फेरिकल बॉडीज में। अभी हमारा कंसर्न नहीं है डिस्टेंस यहाँ से के लिए और यहाँ से के लिए, हम प्रूव कर लेंगे इसको। अभी तुम देखो कि सेंटर से डिस्टेंस लेना है, स्फेरिकल बॉडीज के केस में डिस्टेंस सेंटर से काउंट करना है। दैट मींस r प्लस डी का स्क्वायर, और उसका पोजिशन वेक्टर अगर मैं r प्लस डी को मैं r मान लेता हूँ तो इसका पोजिशन वेक्टर ये हो गया, तो डायरेक्शन इस तरफ हो गया ना, r वेक्टर ये हो गया r प्लस डी, तो उसको लिखेंगे माइनस r। और वैसे हमें पता ही है कि डायरेक्शन जो है इसकी किस तरफ होती है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, पता है ना ये बात। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो होती है उसकी वैल्यू जो है, डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। E एट पॉइंट P इज G m by r प्लस डी होल स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसे हम बोलते हैं। अब वो वेक्टर रेफरेंस तुम ले सकते हो जो भी चाहो। लास्ट क्लास में हमने इतनी ही बात की थी कि काफी पहले फंडामेंटली बात की थी। आज हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि बॉडीज अगर हैं तो ये पॉइंट मास या स्फेरिकल बॉडीज के लिए चल जाता है कि डिस्टेंस सेंटर से ले लो। बॉडीज अगर हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में कैलकुलेट करना चाहता हूँ एट एनी पॉइंट फॉर बॉडीज। सपोज सबसे पहले एक सिंपल सा केस लेते हैं, रिंग। ये हमारा एक्सिस सिस्टम है, समझ जाओगे तुम। एक्सिस सिस्टम, ये एक्स एक्सिस लूंगा मैं, ये वाई लूंगा और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस इस तरफ है, पॉजिटिव जेड, ये पॉजिटिव वाई और ये पॉजिटिव एक्स है। वाईजेड प्लेन देख रहे हो ना, वाईजेड प्लेन किस तरफ होगा, वाईजेड प्लेन में एक रिंग है, सर्कुलर रिंग इन वाईजेड प्लेन। ये सेंटर है जिसको हमने ओरिजिन बोला है, ये ओरिजिन है। ज्यादा तो ये रहता है ना कि हम लोग उसको इसी में ड्रॉ कर लेते हैं।
पॉइंट है पी। ये प्लेन जो है वाइजर प्लेन के अंदर है, सॉरी रिंग रिंग जो है वाइजर प्लेन में है। एक्सिस ऑफ रिंग, इस रिंग का मास है, रिंग ऑफ रेडियस आर, रेडियस ऑफ दिस रिंग इज आर, ring of mass m and radius r. Calculate gravitational field intensity at point P on the axis. P on the axis. एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है यहाँ पर है, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर है डिस्टेंस, तो हम ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है एक्स डिस्टेंस है, एक्स एक्स। इस एक्स को मैं कैपिटल एक्स यूज करूँ तो भी चल जाएगा क्योंकि मेरे को वेरी नहीं करना है। चलो एक्स रहने देते हैं, एक्स। दिस इज डिस्टेंस इज एक्स और रेडियस इसका आर है, मास एम है। तो इस पॉइंट से इस रिंग के ऊपर मास ना, अब मैंने कहा था रिंग का मतलब या बॉडीज का मतलब क्या होता है, बॉडीज का मतलब क्या होता है बताओ भैया। बॉडीज मतलब हमें कैसे देखनी होती है, बॉडीज ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है ना। बॉडीज मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स अरेंज अकॉर्डिंग टू ए पार्टिकुलर फैशन, या फंक्शन लिख सकते हो, फैशन लिख सकते हो। किस फैशन के अकॉर्डिंग सारे पार्टिकल को अरेंज किया जाता है और सारे पार्टिकल ग्रुप मिल करके एक बॉडी बना देता है। जैसे रिंग भी बने तो कैसे बनेगी, एक फिक्स पॉइंट से सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पर रखते जाओ, है ना। एक पॉइंट मान लेते हैं फिक्स है, उससे इक्वल डिस्टेंस पर पार्टिकल पार्टिकल रखते जाओ, उससे डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर सर्कल बन जाता है और हम बोलते हैं कि बॉडी बन गई, ये बॉडी। तो इस पॉइंट का पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और सेंटर ऑफ द रिंग इज एक्स। और हमें ये बहुत सारे रिंग को रिंग मत देखना, बहुत सारे पार्टिकल्स देखना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हम उसको मार्क भी कर सकते हैं। एक पार्टिकल को यहाँ पर है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, इनके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मैं कुछ स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जितने पार्टिकल मैंने मार्क किए हैं इन सबका डिस्टेंस बता सकते हो कितना है, अगर रेडियस रेडियस अगर आर है और डिस्टेंस एक्स है। x minus r. एक्स माइनस आर। और कोई बताएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ईच पार्टिकल ऑफ द रिंग, बता सकते हो। पॉइंट पी इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड रिंग इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन, द रिंग इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। Root of x square plus r square. The ring is placed in YZ plane। हाँ जी, और कोई बताएगा, और कोई आंसर देना चाहेगा। Sir, under root x square plus r square. रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर। वाइजर प्लेन में रिंग है और पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम रिंग इज, कोई भी पॉइंट ले, किसी भी पॉइंट से, सारे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। पॉइंट नंबर 1 2 अगर मार्क कर दूं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 लास्ट है। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इसको ठीक से इमेजिन करना तुम लोग। ये रिंग जो है वाइजर प्लेन में है और पॉइंट पी एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ईच पार्टिकल ऑफ द रिंग इज कांस्टेंट, डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो कितना डिस्टेंस है वो अगर हम देखें, मुझे जो दिखाई दे रहा है, अगर मैं ऐसे कर दूं इसको कि ये एक एलिमेंट मैंने लिया, एक एलिमेंट है ना। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी बताओ जरा मुझे। अब हमें इसका, इस पूरी रिंग का मास m है, डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट p इज फिक्स एंड दैट इज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। No, sir. No, sir. इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटीग्रेशन कब चाहिए होता है, Distance अलग अलग. Distance different होता है। नहीं ऐसे तो आप नहीं बोल सकते। एक मिनट में लिखता हूँ उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, जी एम
बाय आर स्क्वायर और माइनस आर कैप, ये हमने पढ़ा। तो यहाँ पर कोई एक चीज अगर वेरिएबल है, तो मास अगर वेरिएबल हो तो भी कोई पैरामीटर वेरिएबल होना चाहिए। हालांकि मास तो गिवन बॉडीज का कांस्टेंट होता है, जी भी कांस्टेंट है, आर अगर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, तुमने 3 पैरामीटर देखे, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं है इंटीग्रेशन की तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्योंकि तुमने कहा कि सब कांस्टेंट है। क्या डायरेक्शन कांस्टेंट है इसकी? क्या डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल द पार्टिकल्स इज सेम? ये मैं पूछना चाहता हूँ। देखो, तुम इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को तुम स्केलर कंसीडर नहीं कर सकते, तुमने आंसर दिया स्केलर मान करके, है ना। तुमने डायरेक्शन कंसीडर की, डायरेक्शन भी कंसीडर करो। अगर हर पार्टिकल की वजह से उस पॉइंट पर जो फील्ड इंटेंसिटी आती है, तो वो अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आती है, तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मुझे तुम थोड़ा आइडिया दो, तुम कैसे देख पा रहे हो उसको, कि हर पॉइंट पर अगर मैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने एन पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ किए हैं, तो पॉइंट नंबर 1 को पॉइंट पी से ज्वाइन करो, पॉइंट नंबर 1 को पॉइंट पी से ज्वाइन, इमेजिन कर सकते हैं उसको, 2D में डायग्राम बना हुआ है, 3D में तुम्हें देखना है। तो पॉइंट नंबर 1 को पॉइंट पी से ज्वाइन करेंगे, पॉइंट 2 को पॉइंट पी से ज्वाइन करेंगे, पॉइंट 3 को पॉइंट पी से ज्वाइन करेंगे, पॉइंट 4 को पॉइंट पी से ज्वाइन करेंगे, एंड सो ऑन, लास्ट पॉइंट एन को भी पी से ज्वाइन करेंगे। क्या बन जाएगा ये? अगर सारी लाइंस में ड्रॉ कर दूं तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ये? क्या दिखाई देगा तुम्हें? पिरामिड टाइप कुछ। पिरामिड। कोन। तुम कौन कौन बोल सकते हो उसको? कौन? यस, बोलो कोन। कौन? कौन बोल सकते हैं? तो चलो, अब मैं एक पार्टिकल के लिए बात करता हूँ। सबकी डायरेक्शन अलग अलग है कि सेम है? सबकी अलग डायरेक्शन अलग 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 है, सेम है? सबकी अलग डायरेक्शन अलग। अलग अलग है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट पी पर। ये एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, और मैं स्मॉल एलिमेंट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ। इस पूरी रिंग की लेंथ तो 2 पाई आर होगी, इसकी लेंथ जो है वो मैं लेता हूँ कि डीएल। डीएल डीएल का मास कितना होगा बताओगे? डीएल का मास, डीएम बताओगे? शाबाश, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो तुम, बताओ मुझे जरा डीएम ऑफ दिस एलिमेंट। M/L/dl. m by 2 pi r, length of the ring, not L, into dl. This is the mass of element. Due to this mass of element, gravitational field intensity will be along this direction from P to that element. ठीक है ना? अच्छा, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसका मैं अब इसका 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 जो कंपोनेंट है, अब इसका एंगल कुछ बन रहा है ना, इस लाइन का, जो मैंने लाइन ज्वाइन की है पॉइंट पी से उस एलिमेंट की, इसका एंगल विद बनता है, इसका एंगल कुछ बनता है थीटा, इसका एंगल थीटा बनता है ना। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा कुछ, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप लिखें, डीई कितना होगा? डीई एट पॉइंट पी इज जी डीएम बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस बताओगे कितने, डिस्टेंस कितने है बताओगे जरा? डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट पी इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। X². और मैं इस पॉइंट का नाम रख लूं कुछ, तो शायद मुझे लिखने में आसानी रहेगी। मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट ए है, डायरेक्शन में लिख देता हूँ पी ए कैप, ठीक है ना, पी ए कैप। ये पॉइंट है ओ, ओरिजिन ओ। अच्छा, डीई जो आया है ड्यू टू दिस एलिमेंट ओनली, इसका एंगल विद एक्सिस दिखाई दे रहा है कितना? डीई अलोंग द एक्सिस, बताओगे कितना है, कितना होगा? दिस इज डीई। डी का कंपोनेंट, डीई का कंपोनेंट, डी का कंपोनेंट कितना आएगा इधर? डी डी कॉस। कॉस Theta. और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा? दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा? D sin theta.
अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1 मैंने लिया था, पॉइंट नंबर 1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आया, पॉइंट नंबर 2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आएगा देखो। पॉइंट नंबर 2, या मैं बात करूं पॉइंट नंबर 6 की, अगर मैं बात कर लूं पॉइंट नंबर 6 की, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, 6, पॉइंट नंबर 1, शायद मुझे यहाँ लिख देना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट 6। कुछ खास बात है क्या इनमें? कुछ So खास बात है? horizontal component same. नहीं, पॉइंट पॉइंट के बारे में, पॉइंट के बारे में, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 6 ऑन द रिंग आर diametrical opposite. Point number 1 and point number 6 are diametrical opposite. D along the axis हम बात करें अगर, तो 6 को देखें, 6 का कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो उसको मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अगेन थीटा, सही है ना? वैसे शायद किसी पॉइंट को ज्वाइन कर लें हम लोग, किसी पॉइंट नंबर 2 को ज्वाइन करें, पॉइंट नंबर 3 को ज्वाइन करें, पॉइंट नंबर 4 को ज्वाइन करें, किसी भी पॉइंट को ऑन द रिंग पॉइंट P से अगर ज्वाइन कर दें, तो शायद सबका एंगल विद एक्सिस, सारी लाइंस का एंगल विद एक्सिस इज सेम एंड दैट इज थीटा। इसी क्लियर है? एंगल सबका सेम होगा, एंगल सबका सेम होगा, क्लियर है? एंगल सबका सेम है, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो इसका ओरिजिनल कंपोनेंट देखें तो किधर आएगा? इसका ओरिजिनल कंपोनेंट देखें, इसका ओरिजिनल कंपोनेंट देखें तो किधर आएगा? सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में, सेम है ना, इधर ही जाएगा ना ओरिजिनल कंपोनेंट, तो अलोंग द एक्सिस सेम डी cos थीटा। और डी sin थीटा देखो तो किधर आएगा? डी sin थीटा, Opposite to Opposite. D. डिस्टेंस भी सेम है, मास भी सेम है एलिमेंट का, डायरेक्शन ऑपोजिट आ गई, तो क्या होंगे आपस में? क्या हो जाएंगे आपस में? Cancel. कैंसिल। कौन किसको कैंसिल करता है? रिंग के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, बस वो क्या होने चाहिए आपस में? डायमेट्रिकल ऑपोजिट होने चाहिए। तो वो सारे क्या करेंगे? जैसे पॉइंट नंबर 1 के ऑपोजिट मैंने पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर 6, तो उसका क्या होगा? उसका जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है? Vertical. कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, नॉट वर्टिकल, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। वर्टिकल नहीं बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। एक्सिस इधर है, अब अगर हम देखें ऊपर मैंने एक्सिस लिया है ना, इसका जो डी cos थीटा वो किधर है? डी cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस है ना। Yes, sir. पॉइंट नंबर 4 को देखो, पॉइंट नंबर 4 को दिखाई दे रहा है, पॉइंट नंबर 4 सपोज लाइज एट जेड एक्सिस, पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर है। ये पॉइंट नंबर 4 का साइन कंपोनेंट किधर आएगा? पॉइंट नंबर 4 का साइन कंपोनेंट So नीचे आएगा. अच्छे से इमेजिन करो उसको, पॉइंट नंबर 4 को, डिस्क है वाइड प्लेन में, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, 4 को उससे मिलाएंगे, तो उसका एक्स आएगा। उसका cos कंपोनेंट कहाँ आएगा? और उसका पॉइंट नंबर 4 का साइन कंपोनेंट किधर आएगा? सर साइन कंपोनेंट z एक्सिस के प्लेन में आएगा। और किसी को दिखाई दे रहा है कुछ इसके अलावा? Sir, Z axis के perpendicular आएगा sin axis. तो किस में आएगा? एक्स में आएगा, वाई में आएगा, जेड में आएगा? ये बताओ। साइन X. कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट साइन कंपोनेंट ऑफ, अगर मैं ड्रॉ कर पाता हूँ, देखो यहाँ पर, फिर भी यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये हमारी रिंग है और ये पॉइंट है, यहाँ से इसको मिलाया,
यहां से हाँ, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है? देख रहे हो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90. 90 डिग्री। और ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें, Yes, sir. इसका डीई इधर आएगा, डीई आएगा इधर, इसका एक कंपोनेंट इस साइड जाएगा, कितना होगा वो, डी cos थीटा। Cos theta. दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा इस तरह, ऐसे पैरेलल टू दिस रेडियस है ना, पैरेलल टू दिस लाइन, क्या होगा ये, डी साइन थीटा। और ये कौन सा एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है? Z axis. तो डी साइन थीटा किधर आ रहा है, डी साइन थीटा किधर आ रहा है, जेड के अलोंग। पॉइंट नंबर 4 का डी साइन थीटा अलोंग जेड एक्सिस, बट कॉस कंपोनेंट किधर आता है उसका, कॉस कंपोनेंट किधर आता है, X axis. Along X axis. एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ पॉइंट नंबर 1 2 3 4 लास्ट एन तक सबका कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है या नहीं, सबका कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, और सबका साइन कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में क्या अलग अलग डायरेक्शन में, सबका साइन। Sir, different directions. अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूं, तुमने मेरे को आंसर दिया था कि साइन कंपोनेंट इज अलोंग वर्टिकल, क्या साइन कंपोनेंट वर्टिकल में आता है क्या, साइन कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी, बताओगे जरा मुझे, साइन कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ साइन कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिंग, डायरेक्शन ऑफ साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ईच एलिमेंट ऑन द रिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, बताओगे डायरेक्शन ऑफ साइन क्या होगी? So radius. Axis. Okay. मींस पॉइंट पर अगर देखें तो पॉइंट पर अगर तुम देख रहे हो, पॉइंट पी के ऊपर बताओ मुझे, पॉइंट पी पर। अच्छा जिस पॉइंट का इंटेंसिटी देखनी है ना, जिस पॉइंट की इंटेंसिटी, पॉइंट नंबर 4 की इंटेंसिटी देखनी है ना, ये पॉइंट नंबर 4 के 1 की देखनी हो, 2 की देखनी हो, तो साइन किधर आता है, तुम बता, एक फिक्स बता सकते हो सर, ऐसे होगा वो हमेशा, किधर होगा बता सकते हो? Sir, जहाँ radius होगी उसके parallel ही होगा. उसका पैरेलल होगा, और कुछ बता सकते हो? परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगा सर। कौन सा एक्सिस के परपेंडिकुलर, रिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर, वेरी गुड। अब द साइन कंपोनेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो मैं इसका नाम शायद ये लिखा था, पीछे लिखा है कि मैंने नहीं लिखा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, कितना है, डी साइन थीटा एंड डी कॉस थीटा, सही है ये, डी साइन थीटा एंड डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा कंपोनेंट, हालांकि लिखना चाहूं मैं लिख नहीं रहा हूं इसको। अब मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर एक्सिस ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हमेशा एक्स के परपेंडिकुलर रहता है, वो कभी वाई के अलोंग होता है, कभी जेड के अलोंग होता है, और कभी वाई जेड प्लेन में, कहीं भी होगा पर वाई जेड प्लेन में हमेशा होगा। तुम इमेजिन कर पा रहे हो क्या वाई जेड प्लेन के अंदर कैसे होगा, फिर कैसे होगा, अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो तो मैं अगर तुम्हें बनाने की कोशिश करूं तो फील्ड तुम्हें ऐसा दिखाई देना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, वाइड प्लेन में ऐसे, जैसे तुम यहाँ पर रिंग मान लो और स्पॉक्स होते हैं ना, व्हील के अंदर स्पॉक्स होते हैं, जैसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, हर तरफ है, हर डायरेक्शन में, समझ रहे हो, क्लियर है यहाँ तक, डी साइन थीटा। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के जो साइन कंपोनेंट है वो आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट है, सही है ये बात, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 6, सॉरी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 6 के
जो साइन कॉस तो सबका सेम डायरेक्शन में आता है, कॉस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ साइन में। तो साइन कॉस तो सबका सेम है, मैं साइन की बात करना चाहता हूँ। साइन कंपोनेंट 1 और 6 का y के अलोंग है, देखो डायग्राम बना हुआ है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 6 मैंने ड्रॉ किया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 का जो साइन कंपोनेंट आता है वो y के अलोंग है, पॉजिटिव y के अलोंग, और पॉइंट नंबर 6 का जो y कंपोनेंट आता है दैट इज माइनस y के अलोंग। सही बोल रहा हूं मैं? Yes, Yes, sir. sir. और पॉइंट नंबर 4 के तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं, ये साइन कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर रहे हैं, पता है किस किस के साइन कंपोनेंट? दो पॉइंट के साइन आपस में कैंसिल करेंगे। कौन से दो पॉइंट है वो बताओगे? कौन से दो पॉइंट? Diametrically opposite. डायमेट्रिकल ऑपोजिट। ऐसे पॉइंट नंबर 4 के डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट मिलेगा मुझे। पॉइंट नंबर 4 के डायमेट्रिकल ऑपोजिट, ये पॉइंट, इसका नाम लिखा 4 प्राइम, डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट 4 एंड 4 प्राइम, 1 एंड 1 प्राइम, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो जो 4 का साइन कंपोनेंट आएगा और 4 प्राइम का साइन कंपोनेंट जेड के लोग आएगा, आपस में कैंसिल कर देगा। सही है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. जो 2 का साइन कंपोनेंट आएगा उसके ऑपोजिट एक पॉइंट होगा 2 प्राइम, वो उसका साइन कैंसिल कर देगा। सही है? Sir. Yes, यस sir. सही है। तो मतलब जितने भी साइन कंपोनेंट, जितने भी पार्टिकल्स है ना पूरी रिंग के ऊपर, जितने भी पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हर पार्टिकल का जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का साइन कंपोनेंट है वो डायमेट्रिकल ऑपोजिट कैंसिल कर देता है उसको, उस पॉइंट की फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट P इज ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दैट इज d cos थीटा इंटीग्रेशन। सबका सम कर देंगे भाई, साइन तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना? ठीक है, ये डी लिखता हूं यहाँ पर डी साइन थीटा, मेरे को बता देना कुछ प्रॉब्लम हो तो। डी साइन थीटा, ये बात समझना, सही लिख रहा हूँ क्या मैं? डी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ each point on the ring is cancelled by कैसे कैंसिल हो गया? by and by a diametrical opposite, by gravitational field intensity, by gravitational field intensity by d sin theta component of gravitational field intensity of किसका? Diametrical opposite point. Diametrical opposite point। ठीक है, डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट की वजह से कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब this implies that gravitational field intensity at point P is due to the, किस वजह से होगा? due to the d cos theta component। सही है ये? सही लिखा है ये? तो हर पॉइंट Yes, का sir. कॉस कंपोनेंट है वो उसके, और सबकी डायरेक्शन सेम है, सबकी डायरेक्शन सेम है ना? तो मैं लिख सकता हूँ ई नेट, क्या लिखेंगे बताओ? ई नेट कितना होगा? ई नेट बताओगे कितना होगा? डी कॉस थीटा, एक एलिमेंट का है ये, एक एलिमेंट का है, सारे एलिमेंट का लिखने के लिए क्या करूं मैं? Integration. इसका अब सबकी डायरेक्शन सेम है। स्टार्टिंग में पता है डायरेक्शन की प्रॉब्लम थी, अब मैंने क्या किया, साइन तो सारे कैंसिल कर दिए, बचे कॉस। और कॉस वाले में क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें एडवांटेज मिला कि जितने भी एलिमेंट है
सबके cos कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम है along the axis and towards the center. तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया. अब तुम कर सकते हो, अब तुम जो चाहो लिख सकते हो. डी की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे याद है gm by distance का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2 एंड cos थीटा बताओ कितना होगा. ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, थीटा हमने लिया था. cos थीटा लिख सकते हो यहाँ से, कितना आएगा बताओगे जरा मुझे. cos थीटा बताओ, शाबाश. cos थीटा इज बेस और हाइपोटेन्यूज. बेस cos थीटा देख करके बता दो. x over root x square plus r square. cos कंपोनेंट इज, तो gm cos थीटा मैं लिखता हूँ. cos थीटा यहाँ पर लिखना था मुझे x बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. डायरेक्शन में लिख दो. डायरेक्शन बताओ क्या है. मैंने ओ लिया है सेंटर को और पॉइंट पी लिया है, तो मैं लिख देता हूँ पी ओ कैप ई नेट. सही लिखा है ये. Yes, sir. और सॉरी ये डीएम नहीं है, ये क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट था उसका मास. डीएम कितना है ये. तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ. जी कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल एक्स. एक्स कांस्टेंट है वेरिएबल है. Constant. इंटीग्रेशन डीएम. अब इंटीग्रेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए बस. अभी एक ही वेरिएबल है कि ज्यादा वेरिएबल है. सर ये 3/2 कैसा आया? 1 आएगा ना? जीएम बाय आर स्क्वायर होता है ना. ओके सर. तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या आएगा. इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसका. डीएम एक ही वेरिएबल है कि ज्यादा. देखो इंटीग्रेशन तब नहीं कर पाएंगे जब फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल हो. यहाँ तो एक ही वेरिएबल है मास. मास की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है. मिनिमम वैल्यू ऑफ मास इज 0. मैक्सिमम कितना हो सकता है पूरा मास उस रिंग का, कैपिटल एम. तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, स्मॉल एम. इंटीग्रेशन आ गया 0 to m जी एम एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2. एट सेंटर, अगर सेंटर एट सेंटर एक्स की वैल्यू कितनी होगी. एक्स की वैल्यू 0. अगर ये पॉइंट मैं सेंटर पर ले आऊं और पॉइंट को शिफ्ट करता हुआ सेंटर पर पहुंच जाऊं तो x विल रिड्यूस टू 0. तो x की वैल्यू 0 पुट कर लो. तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग एट द सेंटर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग एट द सेंटर, फॉर्मूला में x 0 पुट कर दो. कितना आ जाएगा तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूं कितना हो जाएगा ये. सही है. पूरा ही 0 हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0. सही लिखा है ये. Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पर आते हैं. अगर पॉइंट बहुत दूर चला जाए, एक्स जो इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, पॉइंट बहुत दूर चला गया सेंटर से, एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर गया, तो हमारा फॉर्मूला जो है ना फॉर अ फाइनाइट डिस्टेंस, दिस फॉर्मूला इज जी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 जी एम एक्स. यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो बाहर क्या आएगा. अगर मैं इस पूरे फंक्शन से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे जो दिखाई देता है, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ +1 हो जाएगा. ठीक है. ये Yes, sir. बाहर क्या आ जाएगा, बाहर क्या आएगा. एक्स स्क्वायर का 3/2, एक्स स्क्वायर का 3/2 करके बाहर निकाल दो. एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो गया. सही लिखा है ये. एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर का कॉमन लेकर के 3/2 पावर करके बाहर निकाला, एक्स क्यूब आ गया और ब्रैकेट में बच गया आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर +1. दिस जीएम बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर +1.
r square by x square. If x tends to infinity, अगर x जो infinity को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, r square by x square किसको टेंड कर जाएगा, 0. 0. तो g m by x square 0 plus 1 लिख सकता हूँ उसको ऐसे. Yes, sir. और x itself is tending to 0, x तो 0 को टेंड कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, gravitational intensity at a finite point is 0. इन्फिनिटी पर भी 0 आ गई, इन्फिनिटी पर भी 0, सेंटर पर भी 0. ये कैसा फील्ड आया है, बहुत पास रहोगे सेंटर पर रहोगे तो भी 0 है, इन्फिनिटी पर रहोगे तो भी 0 है. तो एक चीज निकल करके आ गई यहाँ से. अब मैं देखता हूँ कि ये तुम्हारी रिंग है सपोज. ये रिंग है, ये एक्सिस है. यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पॉइंट P इज 0, यहाँ पर E एट C, यहाँ भी 0. अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज जो है सेंटर से हम स्टार्ट हुए, सेंटर पर जब हम हैं तो वो 0 है. समझ रहे हो ना बात, ध्यान से सुनना इस बात को. सेंटर पर जब हम रहते हैं तो वो 0 रहती है, कोई क्वांटिटी हमारे पास. फिर हम जैसे से मूव करना स्टार्ट करते हैं तो वो नॉन जीरो हो जाती है. नॉन जीरो होते होते फिर जब तुम वो नॉन जीरो हो गई, जीरो से मतलब इंक्रीज कर लिया उसने, पहले 0 थी फिर नॉन जीरो हो गई, मतलब 1 2 कुछ हो गई होगी, 1 2 3 4 इंक्रीज करती गई और हम बहुत दूर गए तो वापस 0 हो गई. इसका मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुई और 0 वापस हो गई. इसका मतलब बीच में कहीं एक बार उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की होगी. ये बात सही है क्या, कोई चीज 0 से स्टार्ट हुई और नॉन जीरो हो गई फिर वापस 0 पर आ गई, तो एक बार उसकी कोई वैल्यू मैक्सिमम रही होगी या नहीं. बात समझ रहे Yes. हो. या ऐसे Yes. मान लो तुम, एक गाड़ी स्टार्ट होती है और रेस्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग और थोड़ी देर के बाद ब्रेक लगे होंगे, कहीं जाके फिर से रुक गई वो, तो उसका मतलब वो 0 से स्टार्ट हुई और 0 वापस हो गई उसकी स्पीड. तो बीच में जब वो चली है ना, तो कभी ना कभी एक बार भाई तुमने इंक्रीज की 10 20 30 40 50 60 70 80 तक तुम गए और फिर रोक नहीं तो वापस 70 60 50 40 30 21 सॉरी 0 फिर से हो गई. तो एक बार तो उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन की थी एंड दैट वाज 80. ऐसी फील्ड में भी रहा होगा. तो इस पूरे रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात करूं, इस पूरे रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात करूं, तो एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जब उसने अपनी वैल्यू मैक्सिमम अटेन की हो, कहीं ना कहीं. तो अब पता नहीं है मुझे कहां पर है. हाँ, दो बातें मुझे पता लग गई कि वो पॉइंट जहां पर इस रिंग के इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम थी वो ना तो सेंटर था ना वो पॉइंट P था, ना सेंटर ना पॉइंट P. तो पॉइंट कहां पर है ना, तो पॉइंट कहां पर है. तो E जो है, E की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है पहले. E जो है हमारा जी एम एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2. किधर होगी डायरेक्शन, याद रखना भाई, ऐसे ऐसे ही बोलना तुम लोग, अलोंग द एक्सिस एंड टुवर्ड्स सेंटर. ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है. और ये डायरेक्शन एक बार बीच में ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटेंसिटी एक बार बीच में मैक्सिमम हुआ होगा. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, मैं जो कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ, दैट इज ई जी मैक्सिमम कितना होगा, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ. मैक्सिमम वैल्यू कहीं तो रही होगी और कितनी होगी मैक्सिमम. तो मैक्सिमम मिनिमम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैक्सिमम वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो किसी फंक्शन या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए शाबाश. अगर तो मैक्सिमम या मिनिमम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हो तो क्या होगी. सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम.
नहीं, इसके मैक्सिमम नहीं, पहले मैक्सिमम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब 0 के इक्वल पुट किया है तो मैक्सिमम भी आ सकता है, मिनिमम भी आ सकता है, पर पता करना है कि मैक्सिमा या मिनिमम है। तो फिर मैक्सिमा या मिनिमम पता करने के लिए उसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर अगर वो पॉजिटिव आया तो मिनिमम, और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा डीई बाय वेरिएबल कौन है, जब तुम सेंटर से इंफिनिटी पर जा रहे हो तो बीच में कहीं वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू, तो वेरी कौन करेगा, एक्स चेंज होता रहेगा, एक्स इज वेरिएबल, डी बाई डी एक्स इज 0। ई हमारा जो है वो जी एम एक्स, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ताकि तो मैं डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, मैं इसको ऐसे लिख के डिफरेंशिएशन करता हूँ। ये u मानता हूँ और ये v है, u v याद है कुछ, u और v प्रोडक्ट में है तो कैसे किया जाता है, gm तो कांस्टेंट है, बाहर रहेंगे, v एज सच इसको ऐसे कैसा लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, प्लस u एज सच x ऐसे कैसा, v का डिफरेंशिएशन अगर करने लगे हम लोग तो पावर आगे जाती है, x तो ऐसे कैसा हो गया, पावर आगे आ गई -3/2, और अब पावर का डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -5/2 इनटू, अब इसके जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसका डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर रेडियस इज कांस्टेंट 0, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज 2x। ठीक है ये, और इट मस्ट बी 0, ये 0 होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ जी, तो डी बाई डी एक्स जी एम, अब मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 5/2 विद नेगेटिव साइन है ऊपर अगर है तो, ये यहाँ क्या बच जाएगा बताओगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस, ठीक लिखा है ना मैंने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -5/2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 1 पावर बच जाती है, और ये x है, ये x, ये 2x और ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल, -3x स्क्वायर इज 0। सही लिखा है। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, दो नंबर, एक नंबर तो पूरा ये है और एक नंबर पूरा ये है, दोनों में से कोई तो 0 है, कोई तो, तभी तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ सकता है, अदरवाइज कैसे आएगा, कोई एक तो 0 है, तो ये 0 हो नहीं सकता है ना, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 है, इसका मतलब ये 0 है, दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज 0, r square minus 2x square is 0, x square is r square by 2, x is r by root 2 with plus sign and minus sign. x is plus r by root 2 and minus r by root 2 से मेरा मतलब क्या है कि हमने कहा था कि x एक्सिस है, हमने कहा था कि ये x एक्सिस है तुम्हारा, तो ये पॉजिटिव x है, और इधर अगर हम देखेंगे, इधर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव x है, तो यहाँ से r by root 2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर फील्ड मैक्सिमम होगा, और एक वैल्यू में इस साइड भी मिलेगी ना, इस साइड भी मिलेगी ना, इक्वल डिस्टेंस पर माइनस साइन की तरफ, यहाँ पर ये डिस्टेंस भी r बाय रूट 2 है, तो एक को बोला गया प्लस r बाय रूट 2, एक को बोला गया माइनस r बाय रूट 2, तो ये भी मैक्सिमम। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये अब तुम इसको याद रखोगे, हालांकि पूरी मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ाया, 1 घंटा पूरा यही पढ़ाया है ना,
कभी कभी 20 मिनट में खत्म कर देते हैं, आगे आती ही रहेगी रिंग, तो नेक्स्ट टाइम शायद जल्दी खत्म कर देंगे। ई जो है ड्यू टू ए रिंग इज GM by x square, सॉरी x square plus r square होल पावर 3/2 x। तो मैक्सिमम पता लग गया कहां पर है, मैक्सिमम कहां पर है, when x is r by root 2, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिंग इंटेंसिटी, इट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, ये मैं लिखता हूँ p o कैप, p से o की तरफ, सेंटर की तरफ, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, GM x is r by root 2 और x स्क्वायर की वैल्यू होगी r square by 2 प्लस r square होल पावर 3/2, GM r by root 2, r square plus r square is 3r square by 2 होल पावर 3/2। तुमसे जो भी कुछ आएगा तुम देख लेना, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड कितनी होगी, वो ये, और डायरेक्शन सेम रहती है, पी हो गया। अब तुम्हारा एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि एक डिस्क है, अब रिंग थी ना, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at a point P on the axis of uniform disk of mass m and radius r. Radius r. डिस्क है, उसका पूरा मास एरिया में फैला हुआ है, इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी एट द सेम डिस्टेंस x, रेडियस इज स्टिल सेम, मास है। क्या करेंगे इसमें, इस बार तुम्हारा एलिमेंट पता है, छोटा सा डीएल लिया था मैंने, इस बार एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा इस बार, रिंग। रिंग, उस रिंग का मास होगा डीएम, उस रिंग की थिकनेस होगी सपोज कुछ डीएक्स या डीवाई जो भी तुम लोगे, उस रिंग का मास कैलकुलेट करेंगे, डीएम कितना आएगा, उस रिंग की वजह से जो फील्ड होगा पहले वो लिखेंगे, डीई रिंग, पहले डीई रिंग लिखेंगे, रिंग का फील्ड कितना होगा, रिंग का फील्ड वो होगा जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, GMX by रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, उसको उसको जो है तुम वहां एम की जगह डीएम पुट करके फिर इंटीग्रेशन करना, तो उसका आंसर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि डिस्क और ये रिंग बहुत बार कैलकुलेट हो चुकी है, सेंटर ऑफ मास में हुई थी और फिर रोटेशन में भी हुई है ना, रिंग और पहले भी हुई थी क्या, 2 बार हो चुकी है, मतलब थर्ड टाइम आ रही है। रिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग था तो मैंने बता दिया, पर डिस्क बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर है जो तुमने पहले किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कैलकुलेट करो इसको और मेरे पास सेंड कर दो, आज आज ही सेंड कर दो 4-5 बजे तक, ठीक है, क्लासेस होने के बाद 5 बजे तक या 6 बजे तक उनको सेंड कर देना। आज की क्लास ओवर करते हैं, कल सेम टाइम पर मिलना। आज तो शायद हो सकता है कि मैं जल्दबाजी में था तो शायद स्पीड से बोल गया, कल थोड़ा सा और इफेक्टिव होगा, ठीक है। क्लास ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर नोट्स चाहिए थे। कौन से, सर ये वाले तो चाहिए लेकिन कल वाले अवेलेबल हो सकते हैं? हाँ कल के अटेंड नहीं की थी क्लास, नहीं सर, अटेंड तो करी थी